नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको इस हफ्ते की कोर्ट से जुड़ी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक का फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। लखीमपुर खीरी हिंसा की घटना की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की है। दरअसल एसआईटी ने 2 बार यूपी सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तत्काल अपील दायर करें, लेकिन सरकार ने जमानत रद्द करने की कोशिश नहीं की। उधर यूपी सरकार के वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि हमने एसआईटी का पत्र राज्य सरकार के पास भेज दिया था। अपराध गंभीर है, लेकिन आशीष मिश्रा के भागने का खतरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच की निगरानी के लिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया था और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन किया था। रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में आगे कहा कि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और अन्य की घटनास्थल पर उपस्थिति प्रमाणित है और इसके अलावा एसआईटी के अनुसार ये भी प्रमाणित होता है कि जहां विरोध करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी थी, वहीं 13 आरोपी एक काफिले में 3 वाहनों का उपयोग करके तेज गति से चलाकर पूर्व नियोजित तरीके से अपराध स्थल पर गए थे। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। शीर्ष अदालत ने अब फैसले को सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान जांच के लिए गठित की गई एसआईटी ने शीर्ष अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा। एसआईटी ने कहा कि हमने किसानों को कुचलने के आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के लिए यूपी सरकार से 2 बार कहा, लेकिन आशीष मिश्रा की जमानत रद्द नहीं हुई। वहीं यूपी सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि मैं मानता हूं कि ये जघन्य अपराध है, लेकिन आरोपी आशीष मिश्रा के भागने का खतरा नहीं है, इसीलिए अदालत सरकार की ओर से निश्चिंत रहें। यूपी सरकार के वकील ने आगे कहा कि हमने इस मामले की जांच की है, एसआईटी की रिपोर्ट प्राप्त की है, जिसे राज्य सरकार को भेज दिया गया है। इस पर प्रधानमंत्री न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि आपने ये नहीं बताया कि चिट्ठी कब लिखी गई थी और ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें आप इतना इंतजार करें। लखीमपुर हिंसा में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत के मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में दाखिल की गई अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा है कि एसआईटी ने उत्तर प्रदेश सरकार को 2 बार मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को दी गई जमानत को रद्द करने की सिफारिश की थी, लेकिन जमानत रद्द करने पर कोई विचार नहीं किया गया है। इसकी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सबूत इस बात की पुष्टि करते हैं कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उस जगह पर थे जिसमें 8 लोग मारे गए थे और वे अक्टूबर में यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा अपनाए गए मार्ग में बदलाव के बारे में जानते थे। इस मामले में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की विशेष पीठ ने 30 मार्च को यूपी सरकार से 4 अप्रैल तक उन रिपोर्ट पर जवाब मांगा था जिनमें रिटायर्ड जज की निगरानी में बनी एसआईटी ने जमानत रद्द करने का सुझाव दिया था। शीर्ष अदालत ने पाया कि एसआईटी ने अपर मुख्य सचिव को 2 पत्र लिखकर मामले के मुख्य आरोपी की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का सुझाव दिया था। तब यूपी सरकार के वकील महेश जेठमलानी ने पीठ को सूचित किया था कि उन्हें कोई पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं। इस पर पीठ ने जेठमलानी से कहा था कि एसआईटी की रिपोर्ट पढ़कर 4 अप्रैल तक जवाब दाखिल कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा जुटाने की इजाजत देने वाले कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। शीर्ष अदालत इससे संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई। सीजेआई रमन्ना ने कहा कि अगर कोविड का मामला नहीं होता तो इस पर सुनवाई होती। सीजेआई ने याचिका सुनवाई के लिए जल्दी सूचीबद्ध करने का आश्वासन भी दिया है। देश के राजनीतिक दलों को चुनावों में चुनावी बॉन्ड के जरिए की जाने वाली फंडिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति दे दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह चुनावी बॉन्ड जारी करने वाले कानून को चुनौती देने वाले मामले की सुनवाई करेगा। मंगलवार को सुनवाई के दौरान एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सीजेआई एनवी रमन्ना के सामने इस मामले को मेंशन किया। राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा जुटाने की इजाजत देने वाले कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इस मामले में प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने वकील प्रशांत भूषण की दलीलों का संज्ञान लिया। भूषण ने याचिकाकर्ताओं एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से पैरवी करते हुए कहा कि ये गंभीर मामला है, इस पर अर्जेंट सुनवाई होनी चाहिए। सीजेआई रमन्ना ने कहा कि अगर कोविड के कारण ये नहीं होता तो हमने ये सुना होता, देखते हैं हम इसे सुनेंगे। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सीजेआई के समक्ष इस मामले को मेंशन करते हुए कहा कि कोर्ट में इस मामले को 1 साल से अधिक समय के होने के बावजूद सूचीबद्ध नहीं किया गया है। हर 2 महीने में चुनावी बॉन्ड की नई किश्त जारी की जा रही है। केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2018 को इस चुनावी बॉन्ड या इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की अधिसूचना जारी की थी। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति एसबीआई से चुनावी बॉन्ड खरीद कर किसी भी राजनीतिक दलों को फंड कर सकता है। इस तरह का बॉन्ड खरीदने पर बैंक को ग्राफ्ट या चेक के जरिए भुगतान करना होगा। चुनावी बॉन्ड बिना किसी अधिकतम सीमा के 1,000 रुपए से 10,000 रुपए, 1 लाख से 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के रूप में जारी करता है। एसबीआई इन बॉन्डों को जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत बैंक है। ये बॉन्ड जारी करने की तारीख से 15 दिनों तक वैध रहते हैं। ये बॉन्ड किसी भी पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के खाते में ही देय होता है। सरकार के अनुसार चुनावी बॉन्ड योजना गलत तरीके से की जाने वाली फंडिंग का नियंत्रण करती है, क्योंकि ये चेक और डिजिटल लेन देन पर जोर देती है। चुनावी बॉन्ड केवल एसबीआई के माध्यम से ही खरीदे जाते हैं, इसीलिए केवल सरकार ही इनके संबंध में जानकारी रख सकती है और इसके जरिए जो दूसरे दलों को मिलने वाले फंड पर नजर रख सकती है। चुनाव आयोग ने भी इस योजना में दानदाताओं के नाम सार्वजनिक नहीं करने और घाटे में चल रही कंपनियां जो कि केवल शेल कंपनियां हैं, उनको बॉन्ड खरीदने की अनुमति देने पर चिंता जताई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका दायर में साकेत गोखले ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी के मौजूदा निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के सरकार के फैसले को चुनौती दी। याचिका में गोखले ने दावा किया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम की धारा 25 के तहत विस्तार अवैध है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। दायर की गई याचिका में साकेत गोखले ने सरकार के प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के मौजूदा निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल बढ़ाने के फैसले को चुनौती दी है। याचिका में गोखले ने दावा किया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अधिनियम की धारा 25 के तहत विस्तार अमान्य है। ये कॉमन कॉज बनाम भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का घोर उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी के निदेशक को कार्यकाल का कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि मिश्रा ने साल 2018, 2019 और 2020 के लिए अपने वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न या आईपीआर को समय पर अपलोड नहीं किया था, जो अधिकारियों की सतर्कता मंजूरी के कारकों में से एक है। याचिका में अदालत के फैसले को न्याय के हित में भारत के संविधान के लिए असंवैधानिक, मनमाना और विपरीत और सरकार द्वारा संविधान से धोखाधड़ी बताते हुए विस्तार देने वाले नोटिफिकेशन पर तुरंत रोक लगाने का आग्रह किया था। याचिका में कहा गया है कि अध्यादेश जाहिर तौर पर ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के मामले में 8 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करने के लिए लाया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर 2021 को प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन कहा था कि उन्हें और विस्तार नहीं दिया जा सकता। हालांकि अदालत ने कहा था कि दुर्लभ और असाधारण मामलों में विस्तार दिया जा सकता है। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों के कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने के अध्यादेश के खिलाफ पहले ही 3 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका वकील ML शर्मा ने दाखिल की है। याचिका में कहा है कि केंद्र का अध्यादेश असंवैधानिक, मनमाना और संविधान के साथ धोखाधड़ी है। सदन में बहुमत के बिना सरकार को कोई अध्यादेश जारी करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। सीबीआई और ईडी निदेशकों के कार्यकाल को बढ़ाने के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी एक याचिका दाखिल की है और अध्यादेशों को रद्द करने की मांग की गई है। इससे पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी याचिका दाखिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट।
मद्रास हाईकोर्ट ने मेडिकल में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए 7.5% आरक्षण देने वाले तमिलनाडु राज्य कानून की वैधता को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने मेडिकल स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए पहल का भी निर्देश दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राहत दी है। मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य के उस कानून की वैधता को बरकरार रखा जिसमें सरकारी स्कूल के छात्र के लिए मेडिकल कॉलेजों में सीटों के 7.5% आरक्षण का प्रावधान है। चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी और चीफ जस्टिस डी भरत चक्रवर्ती की पीठ ने सरकारी स्कूल अधिनियम 2020 के तहत सरकारी छात्रों के लिए तरजीही आधार पर चिकित्सा, दंत चिकित्सा, भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बेंच में निर्णय पारित किया था। लागू कानून राज्य के सरकारी स्कूलों से पास होने वाले छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेजों में 7.5% सीटों का शैक्षिक आरक्षण प्रदान करता है। सरकार ने तर्क दिया, इस तरह के आरक्षण का विस्तार करने का इरादा सरकारी स्कूल के छात्रों का उत्थान करना है जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन से पीड़ित हैं। इससे पहले याचिकाकर्ता के वकील वरिष्ठ वकील श्रीराम पंचू ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 15(1) इस तरह की स्थिति पर लागू नहीं हो सकता क्योंकि अनुच्छेद 15(1) बहुत ही असाधारण श्रेणियों के लिए है। राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि विभिन्न वर्गों के छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। उन्होंने जोर दिया कि समूह के भीतर असमानताओं को भी संबोधित किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पी विल्सन ने अपनी लिखित दलील में तर्क दिया कि सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए 7.5% सीटों के आवंटन को आरक्षण भी नहीं किया जा सकता है। ये भी प्रस्तुत किया गया कि 7.5% आवंटन एक संस्थागत वरीयता के बराबर है जिसके लिए सरकार को विवेक दिया गया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए राज्य को 5 साल की अवधि के भीतर सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए उचित कदम उठाने का भी निर्देश दिया। अदालत ने पहले टिप्पणी की थी कि आजकल के छात्र स्कूलों की तुलना में कोचिंग संस्थानों में जाना पसंद करते हैं और स्कूलों के स्तर में सुधार की जरूरत है ताकि किसी अन्य कोचिंग की आवश्यकता न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश संतोष स्नेहीमान ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पवन कुमार द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी। उसने सीबीआई निदेशक को पटेल की लिखित माफी भेजने के लिए कहा था। विशेष अदालत ने आदेश दिया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व अध्यक्ष आकार पटेल उसकी अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ सकते हैं। यह आदेश एसीएमएम द्वारा पारित एक आदेश के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर एक पुनरीक्षण आवेदन पर पारित किया गया था जिसने पटेल के खिलाफ सीबीआई द्वारा जारी एक लुकआउट सर्कुलर एलओसी को रद्द कर दिया था। अदालत ने गुरुवार को सीबीआई निदेशक से केंद्रीय एजेंसी में जनता का विश्वास बहाल करने के उद्देश्य से पटेल को एक लिखित माफी भेजने का आग्रह किया। बुधवार को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक उड़ान में सवार होने से रोके जाने के बाद दायर की गई पटेल की याचिका में मजिस्ट्रेट का आदेश पारित किया गया था। उन्हें बताया गया कि सीबीआई ने उनके खिलाफ एलओसी जारी कर दी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस या एलओसी रद्द करने और लिखित माफीनामा दिए जाने के राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश के खिलाफ सीबीआई की अपील के मामले में सुनवाई हुई। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आकार पटेल के मामले पर सीबीआई निदेशक को लिखित माफीनामा देने के राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। साथ में कोर्ट की अनुमति के बिना पटेल के विदेश जाने पर भी रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले पर पटेल को अपना जवाब दाखिल करने को भी कहा है। कोर्ट अब 12 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगा। सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि एफसीआरए के तहत चार्जशीट दाखिल की गई जिसके बाद एलओसी जारी किया गया। पटेल को गिरफ्तार भी नहीं किया गया था, केवल एलओसी ही जारी की गई थी। सीबीआई की तरफ से कहा गया कि आदेश जारी किया गया है।
हमें मामले पर अपील फाइल करने का भी मौका नहीं मिला और पटेल ने देश छोड़ने का एक और प्रयास किया। इतना ही नहीं, उन्होंने सीबीआई के खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला भी दाखिल किया है। गौरतलब हो कि सीबीआई के एक सर्कुलर के चलते आकार पटेल को अमेरिका जाने वाले जहाज पर बेंगलुरु हवाई अड्डे पर चढ़ने से रोक दिया गया था। सीबीआई ने दावा किया था कि आकार पटेल और एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत एक मामले की जांच की जा रही है और कोर्ट में चार्जशीट भी पेश की गई है। इस मामले में दिल्ली की निचली अदालत ने सीबीआई को आदेश दिया था कि एजेंसी की ओर से सीबीआई निदेशक आकार पटेल लिखित में माफी मांगेंगे और सर्कुलर को वापस लेकर अपनी चूक स्वीकार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। एनजीओ को विदेशी फंडिंग मामले में केंद्र बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एफसीआरए के 2020 संशोधन की वैधता बरकरार रखी है। अब एनजीओ द्वारा विदेशी चंदे की प्राप्ति और उपयोग पर लाई गई नई शर्तें लागू रहेंगी। दरअसल कोर्ट ने कहा है कि विदेशी दान प्राप्त करना पूर्ण अधिकार नहीं हो सकता। कोर्ट ने यह भी माना है कि विदेशी चंदा देश की नीतियों को प्रभावित कर सकता है और राजनीतिक विचारधारा को थोप सकता है और इसीलिए उन्हें कम किया जाना चाहिए। एनजीओ को विदेशी फंडिंग के मामले में केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने विदेशी योगदान विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 या एफआरसीए संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। ये कानून भारत में स्थित संगठनों द्वारा विदेशी योगदान को संभालने के तरीके पर प्रतिबंध लगाता है। हालांकि एनजीओ द्वारा विदेशी चंदे की प्राप्ति और उपयोग पर लगाई गई नई शर्तें लागू होती रहेंगी। एसबीआई खाते में ही विदेशी धन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। विदेशी धन के हस्तांतरण पर रोक लगाने वाले एफसीआरए संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बेंच पर फैसला सुनाया गया। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि संशोधनों ने विदेशी धन के उपयोग में गैर सरकारी संगठनों पर कठोर और अत्यधिक प्रतिबंध लगाता है। हालांकि जस्टिस एएम खानविलकर, अभय एस ओका और सिटी रवि कुमार की बेंच ने माना है कि एफसीआरए मंजूरी के लिए आधार नंबर नहीं दिए जा सकते हैं और कहा कि आवेदकों को इसके बजाय पासपोर्ट पेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। 3 न्यायाधीशों की पीठ ने माना है कि विदेशी दान प्राप्त करना पूर्ण या निहित अधिकार भी नहीं हो सकता है। न्यायालय ने ये भी देखा कि भारत में दानदाताओं की कोई कमी नहीं है और धर्मार्थ संघों को विदेशी योगदान के कारण विदेशी देश के प्रभाव को कम करने के लिए देश के भीतर दाताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि किसी भी देश की आकांक्षाएं विदेशी चंदे की उम्मीद पर पूरी नहीं हो सकती, बल्कि अपने ही नागरिकों की कड़ी मेहनत और उद्योग के दम पर लक्ष्य हासिल करने के लिए दृढ़ दृष्टिकोण से पूरी होती है। हालांकि कोर्ट ने माना कि एफसीआरए मंजूरी के लिए आधार नंबर नहीं दिए जा सकते हैं और कहा कि आवेदकों को इसके बजाय पासपोर्ट पेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। कोर्ट ने ये भी माना कि विदेशी चंदा देश की नीतियों को प्रभावित कर सकता है और राजनीतिक विचारधारा को थोप सकता है और इसलिए उन्हें कम किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आयोजित किया। दरअसल धर्मार्थ गतिविधि एक व्यवसाय है। धर्मार्थ गतिविधि करने के लिए भारत के भीतर योगदान प्राप्त करना अलग तरह से विनियमित किया जा सकता है और किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। केरल और तमिलनाडु राज्य के बीच तनाव का मुद्दा बने मुल्ला पेरियार डैम पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सुपर एडवाइजरी कमेटी के पुनर्गठन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि दोनों राज्यों से एक टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी में शामिल हो और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को ज्यादा अधिकार दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि कमेटी के आदेश के पालन करने पर दोनों राज्य के मुख्य सचिव जवाबदेह होंगे। मुल्ला पेरियार डैम को लेकर केरल और तमिलनाडु राज्यों के बीच चल रहे विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने डैम के लिए बनाई गई सुपरवाइजरी कमेटी के पुनर्गठन करने का निर्देश देते हुए दोनों राज्यों से एक एक टेक्निकल एक्सपर्ट को भी इसमें शामिल करने का निर्देश दिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को ज्यादा अधिकार दिए। साथ ही कोर्ट ने डैम की सुरक्षा समेत सभी मसलों पर कमेटी के निर्देशों का पालन करने का आदेश दिया और कमेटी के आदेश के पालन करने के मामले को लेकर दोनों राज्यों के मुख्य सचिव जवाबदेह होंगे। जस्टिस A.M. खानविलकर की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक बांध नियामक प्राधिकरण का गठन नहीं हो जाता तब तक मुल्ला पेरियार बांध पर बनी सुपरवाइजरी कमेटी इससे संबंधित सभी निर्णय ले सकती है। इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण को पूर्ण रूप से कार्य करने में पूरा 1 साल का समय लगेगा। केंद्रीय जल आयोग का पक्ष रखने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने तर्क दिया था कि मौजूदा पर्यवेक्षी समिति को तब तक फिलहाल काम करना जारी रखना चाहिए। दोनों राज्य बांध की स्थिरता को लेकर आमने सामने हैं। केरल की मांग है कि एक नया बांध बनाया जाना चाहिए और तमिलनाडु कह रहा है कि एक नए बांध की आवश्यकता नहीं है। केरल में आलोचकों को ये भी डर है कि बेबी बांध की संरचना को नीचे की ओर मजबूत करके तमिलनाडु मुल्ला पेरियार जलाशय में भंडारण स्तर को 142 फीट के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 152 फीट कर देगा, जबकि केरल संरचनात्मक स्थिरता का हवाला देते हुए बांध में जल स्तर बढ़ाने के खिलाफ रहा है। केरल के इडुक्की जिले में पेरियार नदी पर बांध का निर्माण 1895 में हुआ था। बांध का संचालन तमिलनाडु सरकार सिंचाई और बिजली उत्पादन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए करती है। केरल सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए एक नए बांध निर्माण पर जोर देता है, जबकि तमिलनाडु सरकार का कहना है कि इसका ढांचा काफी मजबूत है। बता दें कि पिछले माह के अंत में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों राज्यों को सलाह दी कि 126 साल पुराने बांध की देखरेख और संरचनात्मक सुरक्षा के मामले को पर्यवेक्षी समिति द्वारा निपटाया जा सकता है। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत प्राधिकरण को अधिसूचित किया गया है ताकि तमिलनाडु के साथ चल रहे विवाद का स्थायी समाधान हो सके। 30 दिसंबर 2021 से ये अधिनियम लागू हो गया। इस बांध के लिए राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण जिम्मेदार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।